नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2024। लोकसभा ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में चर्चा के लिए भेज दिया है। कमेटी की छठी बैठक हंगामेदार कल खत्म हुई है। विस्तार से इस मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस पार्टी ने क्या पक्ष रखा और यह भी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड यूजर पर सबसे ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। फिर आपको वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो दिखाएंगे और फिर तीसरे सेगमेंट में कल की हेडलाइन आपको बताएंगे और अंत में गुड न्यूज के साथ सेना को सैल्यूट करते हुए आपको शुभ रात्रि कहेंगे। तो करते हैं शुरुआत अन्नदाता किसानों को धन्यवाद कहने के साथ अपने पहले सेगमेंट विस्तार से। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल 2024 को लेकर 6 बैठकें जो है वो अब तक हो चुकी है। जेपीसी की 5वीं बैठक में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना प्रेजेंटेशन कर दिया। बिल पर अपनी राय रखते हुए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर काजी साहिब ने संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि यह संशोधन वक्फ की संपत्तियों पर उच्च वर्ग के मुस्लिमों के एकाधिकार को खत्म करेगा। साथ ही पसमानदा महाज ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां या बोर्ड के फैसले कभी पसमानदा के कल्याण के लिए नहीं रहे। वक्फ से पसमानदा मुसलमानों का कभी भला नहीं हुआ, इसलिए पसमानदा महाज इस संशोधन का समर्थन करता है। महाज के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के होने या नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वक्फ की तरफ से उन्हें कभी कोई सहायता दी ही नहीं गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अखिल भारतीय सूफी सज्जादशीन परिषद और एनजीओ भारत फर्स्ट ने भी छठी बैठक में बिल का समर्थन किया। बैठक के दौरान बीजेपी और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। मुस्लिम समाज की तरफ से विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आए पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधियों ने बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने इस बिल को 85% मुसलमानों के लिए फायदेमंद, यह बिल मतलब संशोधन बिल, इस संशोधन बिल को 85% मुसलमानों के लिए फायदेमंद करार देते हुए मुस्लिम समाज के दलितों और आदिवासियों को भी इसमें जगह देने की मांग की। बैठक में जब पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधि बिल पर अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष के कई सांसद उन्हें बार बार टोक रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसे लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच जोरदार बहस भी हुई। बीजेपी सांसदों ने विपक्षी सांसदों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति या संगठन संशोधन बिल का समर्थन करता है तो आप जो है उसे चुपचाप जो है सुनने की बजाय उसे तंग करते हैं, जबकि यदि कोई विरोध करता है तो आप उसे चुपचाप सुनते हैं और उसका समर्थन करते हैं। ये सब बातें भी तीखी नोकझोंक दोनों के बीच में हमेशा होती रही। वक्त की जमीन पर अपना पुश्तैनी अधिकार समझने वाले खान पठान जैसे उच्च वर्ग के मुस्लिमों को इस संशोधन बिल से परेशानी हो रही है, क्योंकि इस संशोधन ने देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन के मालिक होने का मालिकाना हक उनके हाथ से छीन लिया है या छीनने वाला है। इस संशोधन के जरिए बिल के ड्रैकोनियन जो प्रावधान है उन प्रावधानों को खत्म किया जा रहा है, जो बोर्ड को ऐसे असीमित अधिकार देता था जो संविधान और कोर्ट के दायरे से भी बाहर था, उससे भी ऊपर था। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रावधान को लेकर हो रही है वह है वक्फ बाय यूजर। यह वह प्रावधान है जो बोर्ड को बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कागजात के उसे यह अधिकार देता है कि वह किसी की भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और इसके खिलाफ कोई अपील भी किसी अदालत में नहीं हो सकती, बल्कि यदि आप अपील भी करना चाहें तो आपको बोर्ड के सामने ही उसकी अपील भी कर सकते हैं। यानी जज भी वही, फरियादी भी वही, तो फैसला भी उन्हीं का। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि यदि किसी संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमान वर्षों से कर रहा है लेकिन उसके कागजात भले ही उसके पास नहीं हो तो भी वह उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। इस प्रावधान के तहत वक्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी किसी की भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल मुस्लिमों की जमीन को ही वक्फ घोषित करे, वो किसी को भी मतलब धर्म से बाहर जाकर, मुसलमान से बाहर जाकर वो हिंदू और आपकी और हमारी जमीन को भी वो वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। उसके बाद ये साबित करना आपके ऊपर है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये आपका ये बनता है, वो उनमें उनकी कोई ये नहीं है। और ये अपील भी आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ना सिविल कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। आप इसकी अपील भी आप बोर्ड के सामने ही करेंगे। बिल में संशोधन से वक्फ की जमीनों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा और सरकार के मुताबिक वक्फ की जमीनों का गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए सदुपयोग किया जा सकेगा।
वक्फ बोर्ड में अभी तक सिर्फ मुस्लिम मेंबर होते थे। अब संशोधन बिल जो आया है जिसमें अब चर्चा हो रही है, उस अमेंडमेंट बिल के पास हो जाने के बाद इसमें कम से कम 2 हिंदू मेंबर को भी शामिल किया जाएगा। अब तक वक्फ बोर्ड लॉ ऑफ लिमिटेशन से छूट प्राप्त था, जो मैंने आपको भी बताया, लेकिन अब ये संशोधन हो जाने के बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन के दायरे में आ जाएगा। यानी अगर वक्फ की ज़मीन पर किसी का 12 साल से कब्जा है तो वो ज़मीन कब्जाधारी व्यक्ति का माना जाएगा। और तीसरी, अब तक वक्फ बोर्ड के वक्फ की ज़मीन संबंधी फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन संशोधन जो अभी विचाराधीन है, जिस पे चर्चा जेपीसी में चल रही है, अगर प्रावधान यही रहे, उनको बदला जा रहा है। इसमें जो अमेंडमेंट बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक आप जो इसे चुनौती दे सकते हैं, यानी मतलब कि कब्जे को चुनौती दी जा सकेगी। बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और एआईएमएम के एकमात्र सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब वक्फ बिल पर जेपीसी विचार कर रही है तो मामला जेपीसी के पास है, तो बाहर में गृह मंत्री बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बाहर में कहा है कि जेपीसी की बैठक आने के बाद इसे पास हम करा लेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि ऐसा कह करके अमित शाह जो है वो जेपीसी पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि जो बोर्ड के बाहर जो है जो चर्चा हो रही है उस पर ओवैसी भी चर्चा कर रहे हैं, बाहर में लोगों से बात कर रहे हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं। ओवैसी ने क्या कहा वक्फ व यूजर पर, एक बार उनको सुनते हैं। उसके बाद जगदम्बिका पाल जो कि इस जेपीसी की जो बैठक जो कमेटी बनी है, जो उसके जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उनको भी सुनेंगे। लेकिन पहले एक बार सुनते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा। हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ व यूजर है। यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। बात ये नहीं बता रहे, अधूरी बात बता रहे कि वक्फ व यूजर का मतलब यह है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी समझी जाएगी। और जो संशोधन है वो ये कहता है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, अगर आप उस पर हक जता रहे हैं तो आपको उसके पेपर, उसके कागजात दिखाने होंगे। और यदि आपके पास कागजात नहीं है तो जिनके पास कागजात है ये उनकी संपत्ति मानी जाएगी। यानी आपने वक्फ के नाम पर जो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है जमीन को, वो कब्जा जो है सरकार छुड़ा के आपसे वापस ले लेगी। और इसी को लेकर के ये हल्ला मचा हुआ। क्या कहा जगदम्बिका पाल ने, जो कि अध्यक्ष है जेपीसी के, एक बार उनको भी सुनते हैं। ये डेमोक्रेसी है, कोई विरोध कर रहा, कोई सपोर्ट कर रहा, ये हमारा पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमें पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने जेपीसी में अमेंडमेंट्स पे हम लोगों को दिया, रेफ़र किया है। हम उस कमेटी में बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं और कमेटी के सदस्यों के साथ डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट देंगे। जब हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे तो बिल तो सरकार निश्चित तौर से पास करेगी, पार्लियामेंट पास करेगी, और हम उम्मीद करते हैं अब आपको बिल के क्या है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे ताकि आपको साफ हो सके। क्योंकि वक्फ पे चर्चा तो बहुत हो रही है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वक्फ के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। एक बार बिल क्या है और क्यों बिल पे इतनी चर्चा हो रही है, क्यों बिल को लेकर के लोग इतना शिकायत कर रहे हैं। संपत्तियों का डी रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ये जो है ये सुझाव दिया गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जो है संरचना में सुधार किया जाएगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इसको कानून के दायरे में लाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर किया जाएगा। अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो है इसमें डीएम के अधिकार से बाहर था। यानी ये जो ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल पे सरकार की कोई कानून नहीं चलता, उनका फैसला आखिरी फैसला होता था। ये वित्तीय पारदर्शिता है, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो इसमें की जाएगी। अब तक न्यायिक प्रक्रिया इसमें नहीं थी, इसमें जो ट्रिब्यूनल कहता था वही होता था। समुदाय की भागीदारी, यानी इसमें दूसरे समुदाय में हिंदू से भी
2 जो सदस्य हैं वो रखे जाएंगे। संपत्ति के संरक्षण के उपाय इसमें बताए जाएंगे, किस तरीके से संपत्ति को संरक्षण किया जाएगा। और प्रवर्तन तंत्र जो है, ये जो है फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए प्रवर्तन तंत्र जो है वो भी इसमें सजेस्ट किया गया है। और संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन जो है, ये सारी चीज़ें हैं जो संशोधन इसमें रिकमेंड किया गया। इसके अलावा इसमें वक्फ वाइज यूजर जो है उसमें भी संशोधन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है। सब ये तो पता है सबको कि ये देश की तीसरी सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास जमीन है। उत्तर प्रदेश में 1,24,733 हेक्टेयर प्रॉपर्टी इसके पास है। बिहार में 1 लाख से अधिक। महाराष्ट्र में 40,000 प्रॉपर्टी जो है इनके नाम है। हालांकि इसके एरिया कितना है, ये एरिया अभी हम आपने बता रहे, ये इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो 33,147 प्रॉपर्टी कर्नाटक में है। और इसका एरिया क्या है, ये सारे अगर एरिया तेलंगाना में 32,158 संपत्ति जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। राजस्थान में 30,000 जो है वो वक्फ के कब्जे में है। और 2013 में 4 लाख प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड की गई थी वक्फ के नाम। 2023 में बढ़कर ये 8,72,000 यानी दोगुने से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा, 10 सालों में प्रॉपर्टी डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और इसी की चर्चा आज हो रही है। और वक्फ पे जो इतनी चर्चा हो रही है, ये केवल ये इस बात को नहीं हो रही कि इसके पास कितनी संपत्तियां, बल्कि इतनी संपत्तियां हैं उसमें कागजात आपके पास कितने के हैं। वक्फ जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, क्या उस पर्पस को ये जो बोर्ड बना है उस पर्पस को पूरा कर रहा है? क्या इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन से, इससे जो आय हो रही है उससे गरीब मुसलमानों का कल्याण हो रहा है? इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। और जेपीसी की जो रिपोर्ट जब आएगी, जो कि लोकसभा ने रेफर किया है जेपीसी को, वापस जब जेपीसी के रिकमेंडेशन के साथ ये लोकसभा में दिया जाएगा, तब इसे पास करवाने की चुनौती सरकार के पास होगी। और पास कराने के बाद जो है ये संशोधन लागू हो जाएगा और वक्फ के जो ड्रैकोनियन कानून है, जो प्रावधान है, उन्हें खत्म किया जा सकेगा। ट्रेंडिंग खबर है, उसकी बात हम कर रहे थे। और आज जो ट्रेंडिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो बाइक स्टंट की है। दिखाएंगे तो, लेकिन आपसे साथ में यह कहेंगे भी कि आप इसे फॉलो ना करें। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक बेहद ही खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहा है। वीडियो में युवक छत के ऊपर बाइक चला रहा है और यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में दिखाया गया है कि 2 छतों के बीच में 3 बड़ी पाइपों को जोड़ दिया गया है, जिस पर एक युवक अपनी बाइक चलाते हुए एक छत से दूसरी छत पर जाता है। यह खतरनाक स्टंट के दौरान सैकड़ों लोग आसपास की छतों पर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। युवक के इस साहसिक स्टंट ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा, लेकिन साथ ही यह कई सवाल भी खड़े करता है। स्टंट के दौरान अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो युवक की जान जा सकती थी। ऐसे में क्या इस तरह के एक स्टंट को करना सही है? हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक, इस युवक ने इस स्टंट को पूरा कर लिया, लेकिन इसकी गंभीरता और खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह वीडियो पंकज_P_M अकाउंट से के इंस्टाग्राम से शेयर की गई है और अब तक इस वीडियो को 1 लाख से अधिक बार देखा गया है और 95,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक भी किया है, पसंद भी किया है। लेकिन यह खतरनाक स्टंट है। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि इस तरह के स्टंट को आप कॉपी करने की कोशिश ना करें, और साथ में जो अथॉरिटी है उनको भी कहेंगे कि इस तरह के स्टंट पर रोक लगाई जाए। यह स्टंट देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, साहसिक लग रहा है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें की जा रही है उससे जान जाने का खतरा हो सकता है। और इसको देख करके कॉपी करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी खतरे में पड़ सकते हैं, आपका भी नुकसान हो सकता है। जो दूसरी एक वायरल खबर हमारे साथ जो है वो थोड़ी सी लाइट मूड की है। और इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोग कभी पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं तो कभी पोल के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक शराबी किसी की भी तरह की बिना किसी मांग के, उसकी कोई किसी से मांग नहीं थी, लेकिन सीधे वो शराबी जो है होर्डिंग टावर के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। घटना लखनऊ के सिकंदराबाद की, जहां पर शनिवार को एक शराबी ने होर्डिंग टावर पर चढ़कर जमकर बवाल काटा। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद शराबी को टावर से नीचे उतारा गया। हालांकि जब नशा उसका ख़त्म हो गया, टूटा, तभी उसे पता चला कि हम कर क्या रहे हैं, और उसके बाद वो नीचे उतरने को राज़ी हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हजरतगंज थाना क्षेत्र में की ये घटना है। टावर पर इस युवक को देखने के बाद इस तमाशे को देखने के लिए नीचे लोगों की भीड़ जुट गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने इसे अपने पास लिया, हालांकि मामला नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन समझा बुझा करके युवक को वापस भेज दिया गया है। अब बात कल के हेडलाइन की। जी हाँ, कल की बड़ी खबर जब आप अखबार सुबह में खोलेंगे उसमें जो हेडलाइन आप पढ़ेंगे वो हेडलाइन आपको रात में ही हम बताते हैं। जो पहली हेडलाइन होगी वो अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित।
सीईओ राउंड टेबल बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। आज सुबह 4 बजे वो निकले थे और शाम को वो पहुंच चुके हैं वहां पर। उसके बाद कल से उनके प्रोग्राम की शुरुआत है जो शेड्यूल है पहले से। दूसरी जो खबर है वो है 22 सितंबर को जंतर मंतर पर, यानी कल जंतर मंतर पर लगेगी केजरीवाल की जनता अदालत। बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति का करेंगे आगाज। और इस खबर के बाद तीसरी जो खबर है वो खबर है 26 सितंबर को महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी जब अमेरिका से लौटेंगे तो उसके बाद वो महाराष्ट्र जाएंगे। पुणे में भूमिगत मेट्रो रेल का वो उद्घाटन करेंगे और एलिवेटेड रूट की आधारशिला भी रखेंगे। डिप्टी सीएम फडणवीस भी उनके इस दौरे की जानकारी दी। चौथी जो बड़ी हेडलाइन है वो विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयार है। 23 से 24 सितंबर को झारखंड और 27-28 सितंबर को महाराष्ट्र जाएगी ईसीआई और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट के बाद यानी 8 अक्टूबर के बाद हो सकता है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। जो पांचवी और बड़ी खबर है वो है श्रीलंका में संपन्न हो चुका है राष्ट्रपति चुनाव और रविवार को 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रणनील विक्रमसिंघे और सजित प्रेमदासा के बीच कड़ा मुकाबला बताया जाता है, यानी कल रविवार को दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है अगला वो कौन होगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से पूरी दुनिया में आज वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। सड़कों पर वाहनों की बड़ी तादाद के कारण भारत में भी वायु प्रदूषण की चुनौतियों से जूझा जा रहा है। ऐसे में देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 22 नवंबर को नो कार डे यानी कल जो है नो कार डे मनाएगा। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो इस दिन कार के बजाय सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का इस्तेमाल करें। लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। शहर के नागरिकों से अपील की गई है कि वे पिछले साल की सफलता को ध्यान में रखते हुए नो कार डे पर अपनी कार की बजाय साइकिल, ई रिक्शा या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर अपने ऑफिस, घर, स्कूल या अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करें। एक अध्ययन के हवाले से बताया गया कि पिछले साल नो कार डे पर शहर की सड़कों पर 12% कारें कम चली थी, जिससे करीब 80,000 लीटर ईंधन की बचत हुई थी। सल्फर मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी 5.5% कम हुआ था और कुल मिलाकर 18% वायु प्रदूषण भी कम हुआ था। तो ये गुड न्यूज़ है इंदौर से, जहाँ से नो कार डे। और मेरा तो कहना है कि एक ना एक दिन हर एक शहर को नो कार डे मनाना चाहिए, क्योंकि यह जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो सबके साथ है, सब शहर में है। अब 10 की बात को खत्म करने का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा। 10 की बात, जो भी आपकी फीडबैक है, जो भी आपकी फीलिंग है इस प्रोग्राम के बारे में, 10 की बात @gmail.com पे आप लिखिए, ताकि आपके सजेशंस, आपके सुझाव जो है इस प्रोग्राम को बेहतर करने में हमें मदद करेंगे। तो गुड न्यूज़ के साथ देश के अन्नदाता किसान और हमारी सीमा की रक्षा में लगे जवानों का धन्यवाद करने, जिसके कारण आज हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो सुबह में किसानों को और शाम में सैनिकों को सलाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आज के प्रोग्राम को 10 की बात को यहीं पर विराम देते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।